सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। एससीओ को बताया पूरे यूरेशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म। आतंकवाद के हर रूप के विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़ने पर दिया जोर। आतंक पर दोहरे मापदंड की पीएम ने की निंदा। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में स्थित श्री साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, देश को मिला एक प्रमुख विचार केंद्र। भारत कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर बढ़ रहा है आगे। आजादी के अगले 25 साल का समय हमारे लिए होगा कर्तव्य काल। बीजेपी ने पंजाब, आंध्र, तेलंगाना और झारखंड के अध्यक्ष बदले। सुनील जाखड़ को पंजाब, बाबूलाल मरांडी को झारखंड, जी किशन रेड्डी को तेलंगाना और डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश में पार्टी की सौंपी गई कमान। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एंट्री के बाद राज्य कैबिनेट की पहली बैठक। मुंबई में अजीत पवार ने नए एनसीपी कार्यालय का किया उद्घाटन। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस ने राज्य में नेता प्रतिपक्ष के पद पर किया दावा। आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा विज्ञापनों का हिसाब मांगे जाने के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर पिछले 3 सालों में 1106 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने का लगाया आरोप। और तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। मैंगलोर समेत कई जिलों के स्कूल कॉलेज बंद। केरल में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। कासरगोड जिले में सभी स्कूलों की छुट्टी। अमरनाथ यात्रा के लिए आज रवाना हुए 6,349 यात्री। अब तक 34,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार कर रहे हैं व्यवस्था की समीक्षा। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में गत विजेता भारत की कुवैत से होगी भिड़ंत। 9वां खिताब जीतने पर होगी टीम इंडिया की नजरें। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की वर्चुअल बैठक की आज शुरुआत हुई। इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भाग ले रहे हैं। बैठक में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के तौर पर शामिल हुए। वहीं तुर्कमेनिस्तान अतिथि देश के तौर पर बैठक में शामिल हुआ। बैठक के दौरान ईरान को आधिकारिक तौर पर एससीओ में पूर्ण सदस्य के तौर पर वो शामिल हो गया। पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को मिलकर लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एससीओ को आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं
एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेट्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। और आज से शुरू हुए एससीओ शिखर सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने भारत के एससीओ में दिए गए योगदान पर खास चर्चा की। विदेश सचिव ने बताया कि एससीओ में आतंक के खिलाफ एकजुटता पर खास जोर दिया गया। वहीं इस दौरान पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को बेहद जरूरी बताया। इस बार भारत के एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए गए हैं। Cooperation in radicalization leading to separatism, extremism and terrorism, and the second one on cooperation in the field of digital transformation. Besides, the leaders also signed a total of 10 decisions. Those decisions would be available to you separately. Essentially, set of outcomes that are aimed at furthering the cooperation among the SCO member states, secure standing for security, economic development, connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial integrity, and environmental protection. विदेश सचिव ने कहा कि एससीओ की सदस्यता मिलने पर पीएम मोदी के खासतौर पर ईरान के राष्ट्रपति को उन्होंने बधाई दी। वहीं इस दौरान ईरान को सदस्यता मिलने पर सहयोगी देशों द्वारा इसका पूरा स्वागत और समर्थन किया गया। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और भक्त मौजूद रहे। श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट ने पुट्टुपर्थी के प्रशांत निलयम में एक नई सुविधा साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया है। प्रशांत निलयम श्री सत्य साईं बाबा का मुख्य आश्रम है। समाज सेवी श्री रयुको हीरा द्वारा दान किया गया कन्वेंशन सेंटर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रमाण है। विशाल परिसर में ध्यान कक्ष, उद्यान और आवास की सुविधाएं हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इस पवित्र अवसर पर श्री सत्य साईं बाबा के मिशन का विस्तार हो रहा है। श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं और अभी आपकी इस छोटी सी फिल्म में भी उसकी झलक देखने को मिली। इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। ये सेंटर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में आज स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 4 जुलाई 1897 को जन्मे अल्लूरी सीताराम राजू को पूर्वी घाट क्षेत्र
यानी आंध्र प्रदेश में आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए याद किया जाता है। उन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था जो 1922 में शुरू हुआ था। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें मन्यम वीरुडू यानी जंगलों का नायक कहा जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अल्लूरी सीताराम राजू के योगदान को याद किया। अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष तथा केवल 27 वर्षों की आयु में उनका बलिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय है। जिस प्रकार सरदार भगत सिंह पूरे देश के लिए स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है, उसी प्रकार राष्ट्र गौरव के लिए मोर मिटने का आदर्श स्थापित करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू देशवासियों की स्मृति में सदा अमर रहेंगे। ये लगभग 10.5 करोड़ जनजातीय समुदाय के नायक तो है ही, साथ ही ये सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी पूजनीय है, नमन है। और वहीं आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ असम के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति IIT गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को समय की मांग बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि UCC को लागू करने का अब सही समय आ गया है और अब इसमें किसी तरह की देरी सही नहीं होगी। I am somewhat stunned at the reaction of people when there is a thought afloat that something should be done with respect to directive principles under Article 44, and that is the state shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India, end quote. Now I can tell you, after 30 years, I am sure that situation must have come. I have no doubt it has come. Any further delay in implementation of Uniform Civil Code will be corrosive of our values. और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि आप भारत के भविष्य हैं और देश को आपसे कई उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक मंच पर भारत सशक्त रूप से उभर रहा है। In Amrit Kaal, some of us would not be here when India attains centenary of its independence in 2047. Warriors of Bharat at 2047, and I am extremely optimistic that from Amrit Kaal to 2047, Bharat will be at peak in the world. IIT Guwahati, the first IIT in this region, Northeast, and the only IIT so far, has continually been on incremental trajectory over 3 decades. Wherever I have gone in the globe as Vice President of the country, everyone has appreciated India's role as pharmacy of the world. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगोलिया में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। ओम बिरला मंगोलिया यात्रा के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति से भेंट करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष मंगोलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। स्पीकर बिरला मंगोलिया यात्रा के दौरान मंगोलिया की संसद के अध्यक्ष के साथ भी बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष कई अहम द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत और मंगोलिया की संसदों के महासचिव दोनों संसदों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष मंगोलिया में भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का भार दिया गया है। पूर्व सीएम झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वहीं सुनील जाखड़ पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात महाराष्ट्र की सियासत की जाए तो एनसीपी के भीतर तमाम सियासी उठापटक के बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के उनके सहयोगी मंत्री छगन भुजबल सहित
अन्य मंत्रीगण भी आज कैबिनेट बैठक में पहली बार शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने से पहले अजीत पवार और एनसीपी के अन्य मंत्रियों ने मंत्रालय स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के एक समूह ने राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे। अजीत पवार को डिप्टी सीएम और छगन भुजबल सहित 8 अन्य नेताओं को मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। और यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर बरसे पीएम मोदी। आतंकवाद के हर रूप के विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़ने पर दिया जोर। बताएंगे क्या क्या हुआ एससीओ की बैठक में। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी सियासी घमासान पर भी होगी नजर। जानेंगे बीजेपी ने केजरीवाल पर क्या लगाए हैं ताजा आरोप। करेंगे केजरीवाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विशेष चर्चा। G20 बैठकों का भी जानेंगे अपडेट। होगा देश भर के मौसम का हाल। सावन के महीने में देश के मंदिरों में लग रहे हैं बम बम भोले के जयकारे। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज 9 मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत की ही बात की जाए तो बदले सियासी समीकरणों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई। बैठक के बाद राज्य में बदले सियासी हालात के मद्देनजर कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अपना दावा किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि प्रदेश में आज जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक विपक्ष में कांग्रेस ही इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। नाना पटोले ने कहा कि हम विधायक दल की बैठक की रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे और वे जो भी निर्देश देंगे उनका पालन किया जाएगा। और महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा होना चाहते हैं और एनसीपी ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये कदम देश के विकास के हित में है। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। और इस सब के बीच उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। प्रभु ने मांग की है कि शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ उनकी ओर से दिए गए अयोग्यता के नोटिस पर मौजूदा स्पीकर जल्द कार्रवाई करें। सुनील प्रभु ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी तक स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। बीते साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी। इसके बाद शिवसेना के शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। इसी के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में गया था। उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई थी। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के विधायकों की मान्यता के मामले में दायर याचिका पर कहा है कि अयोग्यता के मामले में यदि कोई याचिका दायर कर रहा है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि हम जो फैसले लेंगे वो न्याय संगत होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा, सभी नियमों का पालन करके वाजिब समय में हम फैसला लेंगे।
डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में यदि कोई याचिका कर रहा है वो उसका संवैधानिक अधिकार है, उस पर ना मैं रोक लगा सकता हूं ना आप रोक लगा सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी को यही बताना चाहूंगा कि जो हम निर्णय लेंगे वो जस्टिफाइबल निर्णय होगा, इक्विटेबल निर्णय होगा, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा और ये निर्णय लेते समय हम रीजनेबल समय में ये निर्णय लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बताया उसके अनुसार, ऑर्डर के अनुसार, और रीजनेबल समय यानी सभी नियमों का पालन करके, संवैधानिक प्रावधानों का पालन करके जो रीजनेबल और जस्टिफाइड ऑर्डर देने के लिए समय लगता है वो रीजनेबल समय है। हम रीजनेबल समय में निर्णय देंगे। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर फटकार लगाने के बाद आज भाजपा ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की आप सरकार को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल को नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए बनाए गए RRTS प्रोजेक्ट के लिए आप सरकार को केवल 1138 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन वो भी आप सरकार नहीं दे पाई। आपको बता दें कि सोमवार को आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए फंड्स मुहैया कराने में असमर्थता जताई थी। दिल्ली मेरठ का ये कॉरिडोर करीब 82 किलोमीटर का है और दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में आम जनता दूरी तय कर लेगी। इसकी कुल लागत 31,632 करोड़ रुपए, जिसमें अब तक केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान दे चुकी है और ये 2019 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 5,828 करोड़ रुपए देने थे। दिल्ली के हिस्से में 1138 करोड़ था केवल। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कहा गया कि ये जमा कराइए। अरविंद केजरीवाल जी अपने शराब के व्यापारी मित्रों की चिंता करते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं। और वहीं 3 सालों में सबसे ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च करने के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को कट्टर भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास इश्तेहार के लिए, विज्ञापन के लिए 1106 करोड़ रुपए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंडन करने के लिए 1106 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे डाले। Advertisements of 1,106 crores in the last 3 years have been released by the most dishonest, the most corrupt leader in India, Mr. Arvind Kejriwal. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबिल में IWT टर्मिनल के निर्माण की आधारशिला रखी। देश में जलमार्गों को सशक्त बनाने की दिशा में ये बेहद अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार मालवाहक और यात्री जहाज़ों की आवाजाही के लिए 23 नदी प्रणालियों का विकास कर रही है, जिसका लक्ष्य परिवहन के सस्ते साधन के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों का अधिक से अधिक उपयोग करना है। सरकार का ध्यान नदी प्रणालियों के माध्यम से आवाजाही बढ़ाने पर है, जो परिवहन का एक हरित साधन है और ट्रेनों और ट्रकों की तुलना में सस्ता है। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने जोशीमठ में प्रभावित लोगों के लिए सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही चारधाम यात्रा जारी है और अब तक 34 लाख तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं। धामी ने कहा कि आज से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। मैंने पीएम के साथ इस संबंध में भी चर्चा की है। समूह से जुड़े हुए लोग हैं, इन्वेस्टर हैं,
वो आना चाहते हैं। एक सकारात्मक माहौल वहाँ पर निर्मित हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि वो इन्वेस्टर समिट में भी आकर हम सबके बीच में जो है उसको चूँकि लोगों के प्रोत्साहन के लिए उसका समय देने का भी जो है उनसे अनुरोध किया है। जीएसटी कलेक्शन है, वो जीएसटी कलेक्शन हमारे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक बढ़ा है, जो अपने आप में एक बड़ी मैं कहूँगा कि उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का प्रवास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जल्दी ही उत्तराखंड का प्रवास भी जो है हम सबके बीच में आकर करें। महाराष्ट्र के धुले में एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक धुले से गुजरने वाले मुंबई आगरा हाईवे पर ब्रेक फेल होने के कारण एक कंटेनर एक होटल से जा टकराया। महाराष्ट्र राजमार्ग पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। दुर्घटना धुले जिले के शिरपुर तालिका में हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब के अमृतसर जिले में पाक प्रायोजित नार्को आतंकवाद मामले में आरोपी 2 भाइयों के घर को कुर्क कर लिया है। दोनों भाइयों बिक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम सिंह उर्फ विक्की और मनिंदर सिंह उर्फ मणि की आवासीय संपत्ति को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 25(1) के तहत आतंकवाद की आय के रूप में चिन्हित करने के बाद कुर्क किया गया है। मामले में दोनों भाइयों को एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यह मामला पाकिस्तान से भारत में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी के लिए नार्को टेरर मॉड्यूल द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है। सीमा पार से आयातित सेंधा नमक की आड़ में ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। तस्करी की गई दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग पंजाब में चल और अचल संपत्ति बनाने के अलावा कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को वित्त पोषित करने के लिए भी किया जा रहा था। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन आज मुंबई में संपन्न हो गया। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर ने की। डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि सभी देशों के मंत्री बुधवार को मुंबई में होने वाली अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए सहमत हुए हैं। ये दर्शाता है कि भारत सच्चे अर्थों में विश्व गुरु है। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि महान स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए उनकी सेवा, मानवता और आध्यात्मिक ज्ञान के आदर्श हमें एक मजबूत और जीवंत भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे और मार्गदर्शन देते रहेंगे। हम एकता और भाईचारे के उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। तो इसके साथ इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।